हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों का इस समय चल रहा है प्रश्नावली 1.1। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हम देख रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा जा रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n जो है यह शून्य पे समाप्त हो सकती है। इसकी हमें जांच करना है। सबसे पहले हमें ये कंडीशन मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम यह बता सकते हैं कि 6 घाते n जो है शून्य पे समाप्त होगी कि नहीं। तो जरा ध्यान देंगे, कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। कंडीशन यही है कि कोई भी संख्या जो है शून्य पे समाप्त होगी यदि जो है उसके जो है अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। तो हमें यह चेक करना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं। यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आ रहे हैं तो 6 घाते n शून्य पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। तो हम जरा ध्यान देंगे, हम जानते हैं किसी संख्या के, जैसा कि आपको हम बताए, किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। जरा ध्यान देंगे आप, क्या कंडीशन है। किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है। ठीक, अब हम चेक करेंगे क्या 6 घाते n में 6 घाते n है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं। हम देख रहे हैं 6 घाते n और 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, 2 गुणे 3 घाते n, या इसे हम लिख सकते हैं 2 घाते n गुणे 3 घाते n। ठीक, तो जो है कोई भी संख्या यदि शून्य पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए, अर्थात वह 2 घाते n इंटू 5 घाते n के रूप का होना चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। ठीक, 2 घाते n गुणे 5 घाते n, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है, अर्थात जो है कोई भी संख्या होगी तो 2 घाते n गुणे 5 घाते n, यह इस तरह से रूप होगा। इस तरह से यदि उसका रूप होगा तभी वह संख्या जो है शून्य पे समाप्त हो सकती है। तो हम देखें 6 घाते n बराबर 2 गुणे 3 घाते n, अर्थात 2 घाते n गुणे 3 घाते n। हम देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात यह इस रूप में जो है यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य पर
समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, फिर से एक बार आप देखेंगे। देखिए, यदि हमसे प्रश्न पूछा गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घातीय n शून्य पे समाप्त हो सकती है, तो उसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। हम बता दिए, किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना आवश्यक है, अर्थात वह संख्या जो है 2 घाते n इंटू 5 घाते n के रूप का होना चाहिए, तभी वह संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। तो हम 6 घाते n 6 का फैक्टर किए तो 6 बराबर 2 गुणे 3 घाते n, अर्थात 2 घाते n इंटू 3 घाते n आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहां पे हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। आप यहां लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, नोट करिए इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, हमें संख्याएं दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अब भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, हमें इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और जब तक यह आप नहीं जान पाएंगे तब तक आप यह नहीं बता सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो देखिए, जैसे कुछ संख्याएं हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जैसे हम ले लिए कोई संख्या, अगर 10 ही ले रहे हैं, अब हम चेक करेंगे 10 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो अपने के अलावा एक और किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं, तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 10 का हम फैक्टर कर रहे हैं, अर्थात गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 गुणे 5 आया। क्या आया? 2 गुणे 5 आया। हम देख रहे हैं कि 10 जो है दो संख्या, कम से कम जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्याएं होनी चाहिए। अपने से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो जा रहा है और 5 से विभाजित हो जा रहा है, अर्थात अगर इसका हम फैक्टर करें तो 2 संख्याएं आनी चाहिए। आप यह भी सोच सकते हैं कि 10 का यदि हम फैक्टर कर रहे हैं तो 1 गुणे 10 भी हम लिख दिए। जरा ध्यान दीजिए, तो 1 गुणे 10 तो हुआ, तो देख रहे हैं एक जो है, एक से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती रही हैं, इसलिए आप जो है एक नहीं लेंगे, यानी इसके जो है 10 के अलावा और कोई फैक्टर होना चाहिए, या और इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं 3, हम देख रहे हैं 3 को हम 1 गुणे 3 लिखे, आप कह सकते हैं कि इसके 2 गुणनखंड हुए, लेकिन आप एक को नहीं लेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं एक से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो 3 हम देख रहे हैं केवल 3 से ही डिवाइड हो पा रहा है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो है 3 को डिवाइड कर दे, अर्थात 3 को विभाजित कर दे, इसलिए 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 भाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप ले लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, देख रहे हैं आप, अर्थात 12 जो है 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 12 एक भाज्य संख्या है। यही आप अगर ले रहे हैं 17 ले लिए, तो 17 को आप देखेंगे 17 केवल 17 से ही डिवाइड हो पाएगा, इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कि 1 गुणे 17, तो 1 से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, 1 को हम हटा देंगे तो 17 केवल 17 से विभाजित होगा। अर्थात संख्या जो है, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिसके जो है कम से कम हम देख रहे हैं, जिसे दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम उसे लिख सकें, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं हम कहेंगे। तो इसमें हम चेक करेंगे
क्या इसे जो है दो अभाज्य संख्याओं या इसका जो है गुणनखंड दो संख्याएं हो सकती हैं? अगर ऐसा है तो यह भाज्य है। तो हम देख रहे हैं यहां पर पहली संख्या हम लेंगे, हमारा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए, अब इसके जो है इसमें कम से कम इसे हम दो संख्याओं के रूप में तोड़ दें, दो संख्याओं के रूप में तोड़ सके, गुणनखंड कर सके। यहां देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 है प्लस 13 है। यहां से यहां तक देखिए एक पद हुए हमारा, ये दूसरा पद है। इन दोनों में हम देख रहे हैं 13 कामन है हमारा। क्या है? 13 कामन है। अगर 13 कामन लेते हैं तो यहां बचा हमारा 7 गुणे क्या हुआ 11। ठीक, 13 कामन हो गया, प्लस 13 का भाग 13 में देंगे, 13 एक के 13, एक आ गया। आगे देखते हैं 13, अब यहाँ पे 11 सते 77 अब प्लस 1 बराबर 13 गुणे 77 एक 78। अब जरा ध्यान देंगे आप कि इस संख्या को हम देख रहे हैं दो संख्याओं के गुणन के रूप में हम लिख पाए, चाहे अभाज्य हो या भाज्य हो, इससे मतलब नहीं है। दो संख्या कम से कम जो है दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर हम लिख पा रहे हैं तो यह क्या है? भाज्य है। ठीक, तो इसमें पूछा गया था कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 धन प्लस 5 भाज्य संख्याएं। अब इसे भी आप चेक कर सकते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस क्या है 5 है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें कामन आपको 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 कामन दिख रहा है। 5 कामन लेंगे तो यहां बचा 7 गुणे 6, 5 कामन हो गया। क्या हुआ 5? आप देख रहे हैं 5 जो है कामन है। जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पे जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 भी दिया हुआ है। जरा ध्यान देंगे आप, तो यहां पे हम लिख सकते हैं गुणे 4 गुणे 3, क्लियर करेंगे आप, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहां पर आप इसे सही कर लीजिए। हम लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 आपको कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। यहां क्या बचा 7 गुणे 6, 5 कॉमन हो गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस क्या बचा 5। आगे हम देखेंगे 5 गुणा करिए आप, 1 दूना 2 2 तिहाई 6 6 चौके 24 और 24 में 6 का आप गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4 2 6 दूना 12 2 14 144, 144 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 30 की 0 3 7 इक्का 7 3 10 1008। क्या आया 1008। अब प्लस क्या बचा, जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे 5 इक्का 5 कॉमन लिए हैं तो 5 5 से भाग देंगे, 5 इक्का क्या हो जाएगा 5, तो 1008 प्लस 1 बराबर आप देखेंगे 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009। कितना हो गया 1009। अच्छा, अब इसे भी अब देख रहे हैं कि दो जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख लिए, ठीक है ना, दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए यह संख्याएं क्या है भाज्य है। तो हम लिखेंगे यह संख्याएं, ये संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इन्हें दो अभाज्य संख्याओं के
दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम देख रहे हैं संख्याएं भाज्य हैं और हमसे पूछा था भाज्य क्यों हैं। भाज्य इसलिए हैं क्योंकि इन संख्याओं को हम दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए संख्याएं भाज्य हैं। जैसा कि बताए हम आपको कि ऐसी संख्याएं भाज्य होंगी जिसे कम से कम हम दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकें। चलिए नोट करिए इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और कैसा है, जो उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, अर्थात इस तरह से चारों तरफ जो है एक रास्ता है वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, ध्यान देंगे आप। सोनिया और रवि एक वृत्ताकार जो है पथ है मैदान के चारों तरफ, उसका चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में उस मैदान का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। मैदान का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को जो है उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। फिर जरा ध्यान देंगे, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान पे एक ही समय पे और जो है एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से वृत्ताकार पथ है कोई, ठीक, एक मैदान है, इसके चारों तरफ जो है इस तरह से वृत्ताकार पथ है। अब यहां से मान लीजिए दोनों बच्चे शुरू किए, सोनिया भी रवि भी। तो सोनिया क्या कर रही है, सोनिया को यहां तक पहुंचने में जब यहां से स्टार्ट करती है, यहां से पूरा घूम करके यहां पे आएगी तो एक चक्कर कहा जाएगा। तो सोनिया यहां से जो है घूम करके आने में पूरा 18 मिनट का समय ले रही है और रवि क्या कर रहा है, रवि 12 मिनट में इसका एक चक्कर लगा ले रहा है। अब जो है दोनों बच्चों को यहीं से छोड़ा जा रहा है, एक ही स्थान से छोड़ा जा रहा है, एक ही समय से छोड़ा जा रहा है और एक ही दिशा में जाने को कहा जा रहा है। तो दोनों बच्चे एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कितने समय पश्चात फिर वो यहाँ पर मिलेंगे। यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप तुरंत एलसीएम निकालिए। क्या निकालना है आपको, एलसीएम, अर्थात जो है हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 18 का फैक्टर करेंगे, तो 18 का आप करेंगे, 18 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18, फिर 3 से हम विभाजित करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 1 3, ठीक, इस तरह से जो है इसे हम डिवाइड किए। फिर 12 का आप जो है फैक्टर करेंगे, 12 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। इस तरह से 18 12 का गुणनखंड हम किए। यहाँ पे हम लिखेंगे 18 इक्वल टू 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम आपको मेथड बता चुके थे। सबसे पहले आप जो है ऊपर का पूरा उतार लीजिए, तो 18 का फैक्टर 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हम पूरा उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन संख्याओं से मैच कराएंगे और हम देखेंगे जो संख्याएं इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा हैं उसे हम नोट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 1 ठो 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो 2 है, तो 1 2 हम और ले लेते हैं, 2 2 हो गए हमारे पास। और यहाँ पे 3 1 ठो है, 3 हमारे पास जो है पहले से ही 2 ठो 3 है, इसलिए 3 लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 दूना 36,
क्या आया 36। अर्थात दोनों बच्चे फिर 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का मतलब जहां से चलना स्टार्ट किए थे। अब जरा आप देख सकते हैं, आप कल्पना करिए कि सोनिया यहां से चलती है और 18 मिनट बाद जो है यहां पे पहुंचती है, और जो है रवि 12 मिनट पे यहां पहुंच जा रहा है। जब 12 मिनट पे रवि पहुंच जा रहा है तो सोनिया के पहुंचते पहुंचते वो क्रॉस कर लेगा आगे। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही, यहां पहुंच रही है, फिर 2 चक्कर लगाने में सोनिया को 36 मिनट लगेंगे। हमारा उत्तर 36 आया। तो 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी? 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगाती थी। तो 2 चक्कर लगाएगी, तो अर्थात 2 चक्कर लगा के यहां पे पहुंचेगी। और रवि चूंकि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता था, तो 12 मिनट में एक चक्कर, फिर दूसरे 12 मिनट में एक चक्कर, फिर तीसरे 12 मिनट में एक चक्कर करके यहां पहुंचेगा। अर्थात 36 मिनट में सोनिया के 2 चक्कर होंगे और रवि के कितने चक्कर होंगे? रवि के जो है 3 चक्कर होंगे, क्योंकि रवि 12 मिनट में लगा रहा था, लेकिन 36 मिनट में दोनों एक स्थान पे पहुंच जाएंगे। वह 2 चक्कर लगा के वहां पे पहुंचेगी, तब तक रवि क्या करेगा? 3 चक्कर लगा के वह भी अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे हम उत्तर लिखेंगे, आंसर आप लिखते हैं लास्ट में, जैसा कि आपसे पूछा गया था कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो आप अपना आंसर देंगे कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक, यही हमारा आंसर हुआ। जरा ध्यान दीजिए, ये उत्तर है। तो 36 मिनट बाद दोनों बच्चे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे, अर्थात जहां से चलना शुरू किए थे वहां पे मिलेंगे। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप तुरंत क्या निकालेंगे? उसका एलसीएम निकालेंगे, और वही एलसीएम ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रश्नावली 1.1 पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट करिए, और जो है बार बार अभ्यास करते रहिए। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर हमारे जो है हमारा वीडियो आपको सही समझ में आ रहा हो, इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और जितने भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे डेली उन्हें समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो अच्छी तरह से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।